नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि हमने जो लाइटोग्राफिक्स का कंप्लीट डायग्राम पढ़ा था, इसमें हमने पहले ये पढ़ लिया कि कौन सी पिन किस काम के लिए है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी पिन से क्या तकलीफ आएगी, क्या फॉल्ट बनेगा, किस तरह से आप इसको रिपेयर करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है लाइटोग्राफिक्स के अंदर। तो चलो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं शुरू करता हूं सबसे पहले वोल्टेज से कि पहला इसमें आता है बोल्ट। तो यहाँ पर V-Rec जो आपका बोल्ट आया है 1.8, ये इसका डिस्प्ले का मेन वोल्टेज होता है, वर्किंग वोल्टेज होता है। अगर दोस्तों ये बोल्ट नहीं बनेगा ना, तो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आने वाला है। डिस्प्ले आपकी हो जाएगी, डिस्प्ले की सर्किट हो जाएगी डिसेबल, और उसकी वजह से कुछ भी आता रहे डिस्प्ले काम नहीं करेगी। सबसे पहले ये नोट करने वाली बात है कि हमारा डिस्प्ले पर 1.8 होना जरूरी है, मस्ट है। इसके बाद जब हमारे यहाँ 1.8 वोल्टेज आ जाता है तो तुरंत ही हमारे ग्राफिक्स आने लगते हैं सीपीयू से डिस्प्ले कनेक्टर की तरफ, जो कि होते हैं डिजिटल। तो ये आ रहे होते हैं यहाँ पर इस MIPI कॉइल के जरिए, इसको MIPI कॉइल कहते हैं, EMI कॉइल भी कहते हैं। इससे सीधे सिग्नल हमारे डिस्प्ले पर आ रहे होते हैं, जिनको हम कैसे चेक करेंगे। इनको हम चेक करेंगे, अगर मैं हॉट टेस्टिंग की बात कर रहा हूं तो चलिए पहले हम कूल टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसको कूल टेस्टिंग में, कि कूल टेस्टिंग में हमको कैसे चेक करना है। कूल टेस्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो ये चीज कंफर्म करना है कि आपके फोन में बैटरी कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ना चार्जर कनेक्ट होना चाहिए। तो आप चार्जर निकालेंगे, बैटरी निकालेंगे और मल्टीमीटर को लगाएंगे डायोड मोड में। डायोड मोड में लगाने के बाद आप कनेक्टर की हर एक पिन पर क्या देखेंगे, ग्राउंड के साथ रीडिंग चेक करेंगे, जिसको GR कहते हैं। तो यहाँ पर सबकी रीडिंग जो है वो परफेक्ट आनी चाहिए, कोई लाइन हमारी ओपन या शॉर्ट नहीं आनी चाहिए। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं ग्राउंड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर मुझे 9 ग्राउंड दिख रहे हैं और 3 NC दिख रहे हैं। अगर मैं यहां पर चेक करते समय मैं काउंट करूं कि मेरे अगर यहां पर ग्राउंड की संख्या बढ़ जाती है, ग्राउंड की संख्या बढ़ जाती है मतलब कोई लाइन एक्स्ट्रा शॉर्ट हो गई है, या NC की लाइन बढ़ जाती है तो मतलब कोई लाइन मेरी ओपन हो गई है। तो यहाँ पर या तो कोई लाइन हमारा ग्राउंड बढ़ता है मतलब ग्राउंड कोई लाइन शॉर्ट हो गई है, और NC बढ़ती है तो कोई लाइन ओपन हो गई है। ये चीज तो तुरंत क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि सारी लाइन की रीडिंग सही है। अब ये रीडिंग जो है जितनी भी आएगी, सब देखिए अलग अलग फोन में अलग अलग रीडिंग होती है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर कोई रीडिंग की वो नहीं बताऊंगा कि कितनी रीडिंग आनी चाहिए। इसके लिए हम सेपरेट जब हम प्रैक्टिकल वीडियो जब हम बना रहे होंगे उसमें सारी रीडिंग मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कहां पर कितनी रीडिंग आती है। यहाँ पर हम एक डायग्राम पढ़ रहे हैं और एक हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं जो हर एक फोन में लागू होता है, लेकिन रीडिंग हर फोन में सेम नहीं होती है। ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, कई बार चेक किया होगा, इसलिए हम यहाँ पर रीडिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रीडिंग आनी चाहिए इतनी हम बात करेंगे। तो हम सब लाइनों पर रीडिंग चेक कर रहे होंगे, और रीडिंग चेक कैसे करते हैं, कूल टेस्टिंग चेक कैसे करते हैं। मल्टीमीटर की रेड प्रोब को ग्राउंड के साथ लगाते हैं और ब्लैक प्रोब से हम चेक करते हैं। तो जब मल्टीमीटर की रेड प्रोब लगी होगी ग्राउंड के साथ और ब्लैक से हम चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमें सब लाइनों पर रीडिंग बराबर मिलने वाली है। बराबर मतलब बराबर नहीं मिलेगी, एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। तो जब हम मल्टीमीटर की रेड प्रोब को ग्राउंड करके और चेक कर रहे होंगे हर एक पिन पर, तो सब में हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिलने वाली होगी। अब ऐसे करते करते जब हम आते हैं कहां पर, पिन नंबर K1 और K2 पर, तो K1 K2 अगर ये एनालॉग IC है और इसमें 5 ओम की रजिस्टर लगी है, तो K1 K2 पर हमें जो रीडिंग है वो 4 से 5 ओम की रीडिंग ही मिलेगी, क्योंकि रजिस्टर ही 5 ओम का लगा है। अगर 10 ओम का लगा है तो 9 से 10 रीडिंग ही यहाँ पर मिलने वाली। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है कि ये शॉर्ट दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, वो यहाँ पर कैथोड की लाइन की रजिस्टर की वजह से वहां पर रीडिंग कम दिखा रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे रीडिंग को चेक करते हुए, जैसे ही आप आएंगे VSN लाइन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो माइनस में बोल्ट बनाती है VSN -5.5 वोल्ट, ये हमारी फॉरवर्ड में चेक होती है, क्योंकि अभी हम रिवर्स में चेक कर रहे हैं। ब्लैक रेड के साथ, जो रेड प्रोब है वो ग्राउंड के साथ है, इसलिए हम उसे रिवर्स कंडीशन कहते हैं। जब हम इसे फॉरवर्ड कंडीशन, क्योंकि ये उल्टा वोल्ट बनता है, माइनस वोल्ट बनता है, उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक से चेक नहीं होगा, ये रेड से चेक होगा। तो हमें अब यहाँ पर प्रोब को पलटना पड़ेगा, ब्लैक वाली प्रोब को ग्राउंड करना पड़ेगा और रेड वाली प्रोब से चेक करना पड़ेगा, तब रीडिंग आएगी। अगर हम इसको ब्लैक से चेक करेंगे, रेड को ग्राउंड करेंगे, तो यहाँ पर कई बार आपको OL मिल सकता है। सारे फोनों में नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार आपको OL मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको परेशानी, मतलब आपको लगेगा शायद ये लाइन ओपन है, तो ये लाइन ओपन नहीं होती। अच्छा, जिनमें रीडिंग आती है उनमें रीडिंग क्यों आ रही होती है, क्योंकि उनमें लगे होते हैं
यहाँ पर आपके जेनर डायोड, तो जेनर डायोड जो लगे होते हैं वो रिवर्स में होते हैं, वो रिवर्स में काम कर रहे होते हैं, तब हमें वहां पर रीडिंग मिल जाती है देखने को। अगली लाइन अगर मैं बात करूं आईडी और आईडी लाइन की, तो इस पर भी रीडिंग आनी चाहिए। फिर हमारी डाटा और जितनी भी हमारी डाटा और क्लॉक लाइन है जो सीपीयू से आ रही है, एक लाइन की जितनी रीडिंग होगी सारी की सारी लाइन की सेम रीडिंग होगी। ये बात जरूर मैं बोलूंगा, मैं रीडिंग का नंबर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एक लाइन में, चाहे वो डाटा की लाइन हो चाहे वो क्लॉक की लाइन हो, किसी भी एक लाइन की रीडिंग अगर आपकी मान लीजिए 456 आ रही है, तो सारी लाइनों की रीडिंग 456 ही होगी। इतना हो सकता है 456 की जगह 455 या 456 की जगह 457 हो सकता है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये रीडिंग बिल्कुल सेम जाती है। तो ये तो है हमारी कूल टेस्टिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हॉट टेस्टिंग की, तो हॉट टेस्टिंग में क्या करना होता है, मल्टीमीटर को लगाना होता है डीसी मोड में। डीसी मोड में लगाने के बाद अब हम करते हैं फॉरवर्ड कंडीशन में चेक। जो हमारी कूल टेस्टिंग होती है रिवर्स मोड में और हॉट टेस्टिंग होती है फॉरवर्ड मोड में। फॉरवर्ड मोड मतलब क्या है कि ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करेंगे और रेड प्रोब से हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 1.8 वोल्टेज आना चाहिए हमारी इस पिन पर, जहां पर 1.8 आता है, जो कि हमारी जो वीरेक है, जो डिस्प्ले का मेन वर्किंग वोल्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्प्ले से जो सिग्नल आते हैं, क्योंकि पहले आता है 1.8, फिर आते हैं सीधे डिस्प्ले से, डिस्प्ले के लिए सीपीयू से सिग्नल जो होते हैं डिजिटल। तो कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है, सब में अलग अलग होता है ये भी, तो आप देख सकते हैं। नहीं अगर वोल्टेज में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डीएसओ से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जीआर ओके है तो फिर तो सिग्नल आएंगे, उसमें कोई फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सिग्नल भी डीएसओ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमने इनकी जीआर देख ली उतनी ही काफी होती है। अगर लाइन शॉर्ट है या ओपन है तो वो तो पता चल ही जाता है, अगर लाइन ओके है तो फिर तो सिग्नल आने ही आने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या चेक करें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले आईडी जब तक नहीं आएगी तब तक वीएसएन वीएसपी का वोल्टेज नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो हमारी डिस्प्ले आईडी है इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप डिस्प्ले कनेक्टर लगा दोगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो जो आपकी एलसीडी आईडी है उसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दोगे तो सीपीयू को हम यहाँ पर कंफ्यूज कर देंगे कि डिस्प्ले लगी हुई है। डिस्प्ले तो लगी नहीं है, हमने केवल उसको इंटरप्ट दे दिया ग्राउंड करके। अब सीपीयू को यह पता चलेगा कि डिस्प्ले लगी हुई है, खाली उसको एक भ्रम है। अब वो सीपीयू को जैसे ये आईडी का इंटरप्ट मिलेगा तो सीपीयू तुरंत इनेबल सिग्नल पहुंचाएगा किसके लिए, ग्राफिक्स जो वोल्टेज जनरेट करती है इस आईसी को लिए, जिसको अधिकतर लोग ग्राफिक्स आईसी कहते हैं। हालांकि ये ग्राफिक्स आईसी नहीं है, ये केवल आपकी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो यहां पर सीपीयू इसको क्या कर देगा, सिग्नल भेज देगा। अब आप बोलोगे डाटा क्लॉक, तो जब हम सेट ऑन करते हैं उसी समय डाटा क्लॉक तुरंत यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है और बात हो जाती है। उसके बाद जब ये सब बात की बात है तो यहाँ पर जब आईडी लाइन एक्टिव होती है तब यहाँ पर सीधा इनेबल आते हैं दोनों पर। अब इनेबल आएंगे इस आईसी पर, तो ये आईसी क्या करती है, जैसे ही इनेबल मिलता है ये यहाँ पर स्विचिंग स्टार्ट कर देती है आपके कॉइल के ऊपर। जब ये स्विचिंग स्टार्ट करेगी तो ये बनाएगी एसी करंट और एसी वोल्ट बनाएगी। वो एसी वोल्ट में माइनस भी है प्लस भी है, तो दो रेगुलेटर में जाएगा, एक जाएगा आपके पॉजिटिव रेगुलेटर में, एक जाएगा नेगेटिव रेगुलेटर में। दोनों में से वोल्टेज निकलेगा और दोनों से माइनस बन के बाहर आएगा। उसको माइनस बनाने में ये जो कैपेसिटर है, जो फ्लाई कैपेसिटर है, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये फ्लाई कैपेसिटर नहीं लगा हो तो माइनस वोल्ट नहीं बनेगा, और माइनस नहीं बनेगा तो खाली प्लस से ग्राफिक्स नहीं बनने वाले। तो यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों वोल्टेज निकलेंगे और वो आएंगे डिस्प्ले कनेक्टर पे। डिस्प्ले कनेक्टर पे आएंगे ताकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारे इस पर आए और हमारा ग्राफिक्स जनरेट हो सके। अब ग्राफिक्स जनरेट होगा, इसके बाद जस्ट हमें क्या नीड लगती है, वो लगती है हमें रीसेट सिग्नल की, क्योंकि जब तक रीसेट सिग्नल नहीं आएगा तब तक डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर रीसेट सिग्नल आएगा, उसके बाद उस पर हमें 1.8 चेक करना है। अगर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि यार -5 +5 बन रहे हैं फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो रीसेट पर आप देखें, खाली जीआर से काम नहीं चलेगा, वहां पर 1.8 होना जरूरी है। अगर 1.8 नहीं आ रहा है, आप कहीं से 1.8 उठाकर यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब रीसेट पे हम 1.8 दे देंगे कहीं से भी, तो एक प्रॉब्लम आपको देखने को ये मिलेगी कि 1.8 अगर हम कहीं से भी दे देते हैं तो लाइट ग्राफिक्स तो आ जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी आपको, बहुत सारे सेटों में पीछे आपको कोई वाटर लोगो देखने को मिलेगा। जैसे आपने कोई कैमरा खोल लिया, आप कैमरा बंद कर दिया, फिर भी वो कैमरे का पीछे का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। या आपने जब सेट ऑन किया और ब्रांड का लोगो आया, ओप्पो, वीवो, रियलमी, कोई भी, सबसे पहले जो लिखा हुआ आता है वो वहां पर लिखा हुआ है, और आप जब खोल लेते हैं पूरा सेट ऑन हो जाता है, उसके बाद भी वो पीछे लोगो दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वो रीसेट नहीं हो रहा होता है। और हमने क्या डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट देंगे तो वो रीसेट सिग्नल वहां पर प्रॉब्लम कर सकता है।
अब सीपीयू क्या करता है, इसको बार बार रीसेट करता है और हम इसको कंटिन्यू 1.8 दे देते हैं, तो हमारे जो क्रिस्टल हैं वो तो सीधे बाय डिफॉल्ट हम उनको सीधा कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो है वो लोगों का पीछे या फिर कोई भी हमने जो भी गेम या कोई भी हमने कैलकुलेटर या कोई भी एप्लीकेशन खोला है उसका बटन लोगो लगा रह जाता है डिस्प्ले पर। तो ये थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी बहुत सारे सेटों में, और बहुत सारे सेटों में एक 1.8 देने से भी सॉल्व हो जाता है। तो वो आपको देखना है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम आए तो फिर आपको सीपीयू से लाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम नहीं आए तो 1.8 से भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स दिखने लगे हैं, लाइट आ गई है, सब कुछ ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब रीसेट आ जाता है तो रीसेट के बाद हमें चाहिए होता है लाइट, क्योंकि यहाँ हमने केवल ग्राफिक्स की बात करना है, लाइट की बात मैंने नहीं की, मेरे मुंह से निकल गया फास्ट फास्ट में कि लाइट ग्राफिक्स आ गए हैं। अभी केवल ग्राफिक्स आए हैं, लाइट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट लाने के लिए तो यहाँ पे जब हम रीसेट सिग्नल पर 1.8 कहीं से भी दे देंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा, ग्राफिक्स तो आ जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको देखने को ये मिल सकती है कि पीछे बाटल लोगो दिखेगा। बाटल लोगो किस चीज का दिखेगा, जैसे आपने सेट ऑन किया, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, एमआई हो, कोई भी हो, जब सबसे पहले जो लोगो आएगा वो लोगो हमेशा आपको पीछे दिखेगा। आप एप्लीकेशन खोल के उनको इधर उधर मूव कर रहे होंगे, लेकिन पीछे लोगो आपका डिस्प्ले के बैकग्राउंड में चिपका होगा, जो बाटल लोगो जैसा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि वो रीसेट नहीं हो पाया है। हमने इसको 1.8 कंटिन्यू दे दिया और सीपीयू उसको करता है रीसेट। तो ये सभी में नहीं होता है, बहुत सारे सेटों में ये काम कर भी जाता है कि भाई पीछे बाटल लोगो नहीं मिलेगा, और बहुत सारे सेटों में ये काम नहीं करता है, तो वहां पर हमें सादा सीधा का सीधा सीपीयू से हमें वो सिग्नल लाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ग्राफिक्स जरूर आ जाते हैं, ये जरूर हो जाता है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स आ गए हैं आपके, और लोगो भी नहीं आ रहा है, आपकी ये लाइन ओके है। तो अब यहाँ पे ये लाइन ओके है, आपके ग्राफिक्स ओके हैं, ओके हैं। अब लाइट की जरूरत पड़ती है, तो लाइट की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आपका जो बैकलाइट बोल्ट है वो बनेगा इस लाइट आईसी से। तो इस लाइट आईसी को कंट्रोल कौन देता है, डिस्प्ले देता है। अगर ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल ब्रेक हो जाता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जो डिस्प्ले से आ रहा है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो लाइट आईसी स्विचिंग नहीं कराएगी, स्विचिंग नहीं कराएगी तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे, बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे तो बैकलाइट नहीं आएगी, खाली ग्राफिक्स रहेंगे। तो आपको ये देखना है कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल ओके है कि नहीं है। अगर पीडब्ल्यूएम सिग्नल ओके है, इस पर वोल्टेज आ रहा है, तो फिर आईसी को, जो लाइट आईसी है, अब इसकी बारी है कि इसे स्विचिंग करानी है। अगर यहाँ पर सिग्नल आने के बाद भी ये आईसी स्विचिंग नहीं करा रही है तो मतलब इसमें आईसी में प्रॉब्लम है, या तो ये आईसी को वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या ये कंट्रोल नहीं मिल रहा है। तो कंट्रोल तो मिल रहा है, या फीडबैक, या जो फीडबैक पिन है इसकी, जो हमारी फीडबैक की रजिस्टर है ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ये अगर ओपन हो जाए तब भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो वो आपको यहाँ पर ये चेक करना है। तो बूस्ट वोल्टेज कब कब नहीं बनेंगे, जीरो ओम की रजिस्टर खराब होने से, एक कॉइल खराब होने से, एक डायोड खराब होने से, एक कैपेसिटर शॉर्ट होने से, इसके कंट्रोल सिग्नल नहीं आने से, फीडबैक की रजिस्टर खराब होने से, या यहाँ पर K1 K2 की लाइन ओपन होने से, या स्विचिंग की लाइन ओपन होने से। इतने सारे में कहीं से भी कोई भी दिक्कत हुई तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे। बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे तो लाइट नहीं आएगी, खाली ग्राफिक्स आएंगे। अब यहाँ पर अगली मैं आपको बताऊं लाइट आने के बाद फिर आती है बात कि लाइट आ गई है, अब आपको टी सिग्नल की बात आती है। तो टीयरिंग इफेक्ट, टीयरिंग इफेक्ट क्या करता है, अगर टीयरिंग इफेक्ट सिग्नल गड़बड़ हो जाए आपको तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आती है। क्या होगा कि जब आप गेम खेल रहे होंगे, कोई हाई डेफिनेशन वीडियो चला रहे होंगे, तभी कटे पिटे आपको वहां पर वीडियो जो है वो कटने फिटने लगेगा। जैसे पुराने टाइम की सीडी चलाने में हमारी वो पुरानी सीडी हो जाती थी तो कटे कटे तो वीडियो जो है वो कटा कटा दिखने लगता था, उस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लेटेस्ट सेट है तो कोई भी लाइन ओपन होने पर ना ग्राफिक्स आता है ना लाइट आता है, ये ध्यान रखना है। अगर कोई पुराना सेट है या फिर उस नया भी सेट है लेकिन उसके अंदर ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है तो उसमें ही आपको टी लाइन ओपन होने से कटे फिटे जो है आपको पिक्चर दिखेंगे। बाकी तो लेटेस्ट सेटों में एक भी लाइन ओपन होने से ब्लैंक ही हो जाती है डिस्प्ले, कुछ भी नहीं आता है। तो हमारी टी लाइन से डिस्प्ले ब्लैंक भी हो सकती है, और अगर ब्लैंक नहीं हो रही है तो खाली वीडियो गेम या हाई डेफिनेशन वीडियो चलाते समय ही आपको वहां पर प्रॉब्लम को फेस करना मतलब कर सकते हैं आप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा ये भी क्लियर है तो यहाँ पर जो हमारा एलसीडी इंटरप्ट लाइन है, एरर लाइन है, इस लाइन से क्या होता है कि अगर आपके सेट में ये लाइन खराब हो जाए तो हमारे डिस्प्ले में जो भी कोई हाई डेफिनेशन काम चल रहा है, किसी प्रकार से कोई उलझन आ जाए, आपकी डिस्प्ले की सर्किट कहीं पर उलझ जाए, तो वहां पर ये इंटरप्ट भेज के सीपीयू को वो सुलझाने का काम करती है। अगर ये लाइन ओपन हो जाए तब भी ब्लैंक डिस्प्ले हो जाती है लेटेस्ट सेटों में, बाकी पुराने सेटों में नहीं होती थी।
अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया टीई देख लिया, रीसेट देख लिया, इंटरप्ट देख लिया, 1.8 वोल्ट देख लिया। एनटीसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एनटीसी क्या कर रही है, एलसीडी एनटीसी कर रही है, एलसीडी के जो लाइट है उसके टेम्परेचर को सेंस करती है कि टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो भी डिस्प्ले लाइट कम करवा दी जाएगी, ये बहुत कम है तब भी, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब भी लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा, अगर ये लाइन ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, देखिए सेट ऑन करते हैं, ऑन करते समय एक बार लाइट आएगी, जैसे सेट ऑन करोगे लाइट दिखाई देगी, लोगो आते से लाइट आएगी, फिर लाइट चली जाएगी, लेकिन सेट पूरा ऑन होगा, ग्राफिक्स पूरे दिख रहे होंगे, केवल लाइट जाएगी। तो वो आपकी यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। ये लाइन आप ओपन और शॉर्ट के लिए चेक कर सकते हैं। इसमें ओपन या शॉर्ट होगा तो आपकी लाइट जो है वो आके चली जाएगी, बिल्कुल एक झपकी से लाइट आएगी और चली जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक बार शक करना है और इसको एक बार सही से चेक करना है। अब ये प्रॉब्लम इसके अलावा भी, इस लाइन के अलावा भी आती है, तो कहां से आती है वो प्रॉब्लम आ सकती है? इस रजिस्टर के ड्राई सोल्ड होने से, इस रजिस्टर के ड्राई सोल्ड होने से। क्यों? क्योंकि ये जब ड्राई सोल्ड होते हैं तो क्या होता है, या ये मान लीजिए बाटा डैमेज होने, गल गया, ड्राई सोल्ड हो गया, कुछ भी, तो जैसे ही लाइट आएगी लोड पड़ेगा और ये करंट छोड़ देगी। जैसे ही बंद करके चालू करोगे फिर एक बार आएगी, फिर छोड़ देगी। लेकिन अगर इनसे खराबी आएगी तो लाइट छोड़ेगी तो थोड़ी सी ब्लिंक करके छोड़ेगी, कम ज्यादा होकर छोड़ेगी, कभी ज्यादा देर तक रोकेगी, कभी मतलब समय अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर इसके वजह से समय फिक्स होगा और सीधा छोड़ेगी, ये थोड़ी बहुत ब्लिंक करके नहीं छोड़ेगी। इतना यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, हमें टच से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, टच की लाइन है, हमें अब मतलब है बाकी और लाइन से। तो हमने यहाँ पर ये सारी लाइन देख ली हैं। अब हम देख लेते हैं इस तरफ। अगर मेरी आईडी 0 गड़बड़ हो जाती है, तो आईडी 0 गड़बड़ हो जाती है जो कि हमारी प्राइमरी आईडी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिस्प्ले में ग्राफिक्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि केवल डिजिटल सिग्नल आ रहा है, 1.8 आ रहा है, लेकिन आईडी नहीं जाने की वजह से यहाँ पर ये इनेबल नहीं भेजेगी और यहाँ पर -5 +5 नहीं बनेगा। जब -5 +5 ही नहीं बनेगा तो आपका डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट नहीं होगा, और एनालॉग में कन्वर्ट नहीं होगा तो डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आईडी, प्राइमरी आईडी मतलब आईडी 0 ये होना जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ID1, ID1 क्या करती है? तो ID1 ये करती है कि आपका फोन जब स्लीप में जाता है, स्लीप से बाहर लाने का काम इसका है। अगर ये लाइन गड़बड़ हो जाए, ओपन या शॉर्ट हो जाए, तो आपका क्या होगा फोन में कि एक बार स्लीप में गया तो वापस नहीं आएगा, फिर आपको फोन की बैटरी निकाल के फिर लगानी पड़ेगी या सेट को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ये लाइट मतलब वापस आएगी लाइट। तो ये लाइन जो है सेकेंडरी आईडी कहलाती है, और सेकेंडरी आईडी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार स्लिप में जाने के बाद वापस नहीं आएगा। और ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो ये प्रॉब्लम जो स्लिप से बाहर लाने के लिए होती है कि स्लिप में गया वापस नहीं आ रहा है, तो सेकेंडरी आईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, या हॉल सेंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक हॉल आईसी होती है उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि हॉल आईसी क्या होती है। तो हॉल आईसी के लिए जो हमारे बेसिक में वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर के देखिए, हॉल आईसी का एक सेपरेट वीडियो है वहां पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डाटा लाइन, क्लॉक लाइन। तो डाटा लाइन और क्लॉक लाइन कोई भी ओपन होगी तो आपका ग्राफिक्स चला जाएगा। पहले के सेट में क्या होता था, हमारा प्राइमरी डाटा होता है डाटा 0 और क्लॉक होती है क्लॉक। तो प्राइमरी में क्लॉक और डाटा 0 ही चाहिए होता है, बाकी के हमारे तो उसके साथ सपोर्टेड सिग्नल हैं। लेकिन पहले के सेटों में क्या होता था कि अगर डाटा 0 के अलावा कोई भी डाटा की लाइन ओपन हो जाती थी, लीकेज हो जाती थी, जो भी था, तो उस समय आपकी जो है डिस्प्ले दिखती जरूर थी, लेकिन कटी फिटी दिखना, जैसे कलरफुल दिखना कि भाई ग्रीन स्क्रीन अकेली आ रही है, ग्रीन पर ग्राफिक दिख रहे हैं, पिंक पर दिख रहे हैं, रेड पर दिख रहे हैं, व्हाइट डिस्प्ले हो गई, इस टाइप से आता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब सीधा का सीधा गायब ही हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो इनमें से कोई भी लाइन ब्रेक होगी या शॉर्ट हो गई तो ग्राफिक्स नहीं बनेंगे। यहां पर आप एक काम करके देख सकते हैं, जो मैजिक ट्रिक कहलाती है, जो हमने खुद यहाँ पर ढूंढी हुई है। वो ट्रिक क्या है कि डाटा 0 की लाइन को छोड़कर, क्योंकि ये प्राइमरी डाटा है, इसको छोड़कर डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 कोई की भी आपकी नेगेटिव लाइन या पॉजिटिव लाइन, डाटा पॉजिटिव या डाटा नेगेटिव ओपन हो जाए, तो आपको क्या करना है, ओपन हो जाए तो आपको सीधा सीपीयू चलाना पड़ेगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सीपीयू उठाए बिना अगर हम कुछ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हमें जैसे कि मान लीजिए कि डाटा 1 नेगेटिव जो है, ये डाटा 1 नेगेटिव ओपन हो जाती है, तो इसके बाद दूसरा फ्रेम आ रहा होता है डाटा 2 पे।
तो डाटा 2 का डाटा 1 पे जंपर कर दो, वहीं के वहीं जंपर कर दो, सीपीयू से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला फ्रेम इस पे आ रहा होता है तो वो उसको मैनेज कर लेता है। एक फ्रेम का गैप होगा लेकिन हमें हमारी आंखों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा यहाँ पर डिस्प्ले कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ लेटेस्ट सेटों में नए अपडेट आ गए हैं, उसमें कई बार ये चीज काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि 50 से 60% सेटों में काम करता है और मेरा किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। कोई भी, जैसे डाटा 1 की खराब है तो डाटा 2 से ले लो, डाटा 2 की खराब है तो डाटा 3 से ले लो, क्योंकि अगला फ्रेम कहाँ आने वाला है, डाटा 3 पर। तो डाटा 2 की अगर पॉजिटिव खराब है तो डाटा 3 से ले लो, दोनों ही खराब है नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ही डाटा 3 की डाटा 2 पे लगा दो। तो इससे भी हमारा काम हो जाता है, हम सर्किट को कंफ्यूज कर देते हैं। कि मान लीजिए कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल नहीं बन रहा है, अब पीडब्ल्यूएम सिग्नल नहीं बन रहा है तो लाइट नहीं आएगी। अब लाइट लानी है लेकिन ग्राफिक्स तो आ रहा है ना, लाइट लानी है और पीडब्ल्यूएम डिस्प्ले ही दे रही है। अगर आप इस पे कहीं से, आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल पर कहीं से 1.8 दे देते हैं, लाइट आ जाती है, लेकिन वो परमानेंट आती है, वो जाती नहीं है। स्लीप में जाने के बाद भी लाइट जलती है, बैटरी की खपत ज्यादा बढ़ जाती है और डिस्प्ले स्लीप में जाने के बाद भी ब्लैंक ब्लैंक दिखती है, थोड़ा सा उसमें ब्लू ब्लू टाइप दिखता है, तो वो गलत है, अच्छा नहीं है, कस्टमर उसमें आपसे खुश नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक आप बहुत अच्छा एक आइडिया बताता हूँ। वो आइडिया क्या है? तो वो आइडिया ये है कि यहाँ पर हमें जब ग्राफिक्स आ रहे हैं, मतलब हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है प्लस 5.5, अगर हम यहाँ से जो 5.5 है यहाँ से एक वोल्ट उठाएं और इसमें एक रजिस्टर लगाएं और एक और रजिस्टर लगा के इसको कर दें ग्राउंड, तो ये बन जाएगा डिवाइडर। तो एक है हमारा R1, एक है हमारा R2। तो R2 को रख दें 10 किलो ओम, R1 को रख दें 20 किलो ओम। तो अब यहाँ से दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो कितना होगा? तो वो होगा आपका 1.8, और ये 1.8 हम किस में दे दें? इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल पे दे दें। तो अब क्या होगा कि जब तक ग्राफिक्स हैं, जब तक ग्राफिक्स हैं, जब तक 5.5 है, जब तक 5.5 है, जब तक 1.8 है, जब तक ही लाइट आएगी। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है आपका पीडब्ल्यूएम बनाने का, क्योंकि वो डिस्प्ले से आ रहा है, आपकी डिस्प्ले खराब हो सकती है। तो आप ऐसे भी हमारा वीएसपी से भी 1.8 बना करके और लाइट आईसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लाइट आईसी को कंट्रोल करके फिक्स वोल्टेज बनेगा, उसमें आप उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी ज्यादा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीडबैक रजिस्टर लगी है तो चलेगा, बाकी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मैनुअली। लेकिन एक आपके लिए ये शॉर्टकट है। अब मैं बात करता हूं कि हमारी ग्राफिक्स आईसी कैसे काम कर रही है। तो ग्राफिक्स आईसी में आप देखें कि जब तक इनेबल नहीं आएंगे तब तक ये -5 +5 नहीं बनाएगी। मान लीजिए एक इनेबल की लाइन ब्रेक हो जाती सीपीयू से, ये वाली, तो कौन सा नहीं बनेगा? नेगेटिव नहीं बनेगा, खाली पॉजिटिव बनेगा, तब भी ग्राफिक्स नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं टेक्नीशियन की आईसी उठाते हैं और 1.8 सीपीयू से लेके आते हैं। तो है तो 1.8 ऑन तो दोनों ही एक साथ में है। तो आप क्या कर सकते हैं, आईसी उठा करके इन दोनों पिन को आपस में शॉर्ट कर सकते हैं और फिर आईसी वापस लगा दें। तो इस पर इनेबल आ रहा है तो वो दोनों पर जा रहा है, तो एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। मतलब ये पिन ओपन है, दो में से कोई भी ओपन है, तब भी आप एक पिन, अगर एक पे वोल्टेज आ रहा है तो आप शेयर करके और ये आपका फॉल्ट को सही कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। ये कैपेसिटर अगर ओपन हो जाए तो -5 नहीं बनेगा, तो इसको होना बहुत जरूरी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे लगाना ही पड़ेगा। कॉइल गड़बड़ हो जाती है या कॉइल की हेनरी कम हो जाती है, तब भी आपका वोल्टेज या तो कम बनेगा या बनेगा ही नहीं, तब भी आपके ग्राफिक्स में दिक्कत आएगी। यहाँ पर इस आईसी में डाटा क्लॉक की जरूरत नहीं होती है, डाटा क्लॉक है, लेकिन ये जब काम करती है, एक वन टाइम केवल बात करने के लिए डाटा क्लॉक का यूज करती है। और बहुत सारे सेटों में आपने देखा होगा जिसमें एलयू भी लगी होती है, उसमें डाटा क्लॉक ये उसमें एज ए एनालॉग काम करती है। और जिसमें ब्लैक कलर की आईसी लगी होती है जो आजकल के नए सेटों में, उसमें डाटा क्लॉक काम करता है। तो नए सेटों में जो ब्लैक कलर की है ग्राफिक्स आईसी, उसमें डाटा क्लॉक के बिना वो काम नहीं करेगी। लेकिन पुराने वाले फोन में जिसमें एलयू भी जो है आपका Redmi 5A वगैरह में लगी होती है, 4A में लगी होती है, उसमें डाटा क्लॉक के बिना चल जाती है। आप डाटा क्लॉक को ओपन भी कर दो तब भी काम होता है, क्योंकि वो इनेबल बेस्ड होता है, क्योंकि सीपीयू को तो इनेबल भेजना है, डाटा क्लॉक से उसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो इनेबल पर काम हो जाता है और वहां पर आपका काम हो जाता है। अगर आपकी डाटा क्लॉक ओपन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास नया फोन है जिसमें ब्लैक कलर की आईसी है और उसके डाटा क्लॉक ओपन हो गए हैं सीपीयू से, तो अब आपको सीपीयू से लाना पड़ेगा तभी चलेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है
कि वो ब्लैक वाली आईसी उठाओ, 5A की LUB लगाओ, बिना डाटा क्लॉक के काम कर जाएगी, CPU उठाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से हम फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे -5 +5 को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम आईडी लाइन से कौन कौन से फॉल्ट आते हैं वो हमने देख लिए। डाटा क्लॉक जो हमारी डाटा लाइन या क्लॉक लाइन है, इनसे हमारा सीधा डाटा चला जाता है, कैसे हम एक दूसरे से शेयर करके हम इसको सही कर सकते हैं। रीसेट लाइन से क्या प्रॉब्लम आती है, टी लाइन से, एरर लाइन से क्या प्रॉब्लम आती है, NTC लाइन से क्या प्रॉब्लम आती है, PWM कैसे बना सकते हैं, K1 K2 से क्या प्रॉब्लम आएगी कि भाई लाइट ही नहीं आएगी अगर ए ओपन हो गया तो, एनोड लाइन से भी लाइट नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पर एक एक जो है फॉल्ट के ऊपर बात की है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर पूरे फॉल्ट की बात की गई है। अब आप आज से ये फॉल्ट आप सारे लिख लीजिए और आज से ही आप अपने टेबल पे बैठ के फॉल्ट को रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और आज से ही आपके अंदर एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हम इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।